सर कर दी स्टार्ट रिकॉर्डिंग? हाँ जी सर। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन। आज हम इसमें थर्ड यूनिट कंप्लीट कर देंगे और जो फोर्थ यूनिट है वो हम कल स्टार्ट करेंगे और कल ही खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है साइक्लोटॉमिक पोलोमियल। और साइक्लोटॉमिक पोलोमियल क्या होती है, इससे रिलेटेड जितने भी कंस्ट्रक्शन है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, उसका वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी तुम्हारे ग्रुप में भेज दिया है, ठीक है। वीडियो लेक्चर भी भेज दिया और मैं यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ। ओके, एक तो है साइक्लोटॉमिक पोलोमियल का और एक है प्रिमिटिव एमएस रूट ऑफ यूनिटी, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो पूरे जो 2 लेक्चर है वो मैंने भेज दिए हैं, क्योंकि 8 लेक्चर में कंप्लीट बताना हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने ग्रुप में भेज दिया, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। वो देख लोगे तो थ्योरम समझ में आ जाएगा। व्हाट डू मीन बाय साइक्लोटॉमिक पोलोमियल, व्हाट डू मीन बाय प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी या mth रूट ऑफ यूनिटी, जिसका यूज हम सेकंड और थर्ड यूनिट में कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ यूनिट में भी करेंगे। हाँ जी, come to the definition of cyclotomic polynomial. Is my screen is visible to you all? यस सर। Okay. तो cyclotomic polynomials क्या होती है? Let F be an arbitrary field. एक F हमारे पास field है, ठीक है। And Km be a spreading field. Km इसकी spreading field है. And small km over F containing F. We assume that M is not divisible by characteristics of F. हम मान लेते हैं कि जो स्मॉल m है, जो हम km लेके चले हैं, ये हमारे पास पोलोमियल है किस टाइप की, x रेज़ टू पावर m-1, और हम ये मान के चले हैं कि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फाइनाइट है, नॉन जीरो है, और इस तरह से है कि जो m है वो डिविजिबल नहीं है किससे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो अगर हम m के अगर डिवाइजर ले लें, अगर हमने m के डिवाइजर ले लिए, तो उस एक डिवाइजर को हमने क्या बोल दिया, d बोल दिया, यानी इफ d डिवाइड्स m, the polynomial kd is equal to xd minus 1 divides km is equal to x raised to power m minus 1। यानी जैसे हमारे पास ये है x raised to power 12 minus 1 है, तो अगर मैं 12 का डिवाइजर ले लूं x square minus 1, तो x square minus 1 x raised to power 12 minus 1 को डिवाइड करेगा। इसी तरह x cube minus 1 x raised to power 12 minus 1 को डिवाइड करेगा। जितने भी 12 के डिवाइजर होंगे, 12 के डिवाइजर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, यानी x raised to power 12 minus 1 है, उसको x raised to power 6 minus 1 डिवाइड करेगा। तो ये बोला उसने कि if d divide m, then polynomial xd is equal to x raised to power d minus 1 divides x km is equal to x raised to power m minus 1, and hence अगर वो डिवाइड करेगा तो k के जो रूट होंगे वो किसके रूट होंगे, km के रूट होंगे, ठीक है। दैट इज देयर आर d डिस्टिंक्ट, और ये मैंने पहले ही बताया था कि x raised to power k minus 1 होता है, उसके k डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, इसलिए xd minus 1 के है, d डिस्टिंक्ट रूट होंगे, और वही रूट किसके हो जाएंगे, km x raised to power m minus 1 के km। So there are d distinct dth root of unity among the mth root of unity and in the particular, और जो जितने u रूट होंगे वो कितने होंगे, 5d primitive dth root of unity। Thus for each divisor d of m we may define polynomial 5d in p of km as, ठीक है। जैसे 12 की डिवाइजर ले लिया हमने, उसके कोरस्पोंडिंग हम 5 2 5 3 ये हम बना सकते हैं, यानी जो इसमें 5 3 5 2 है या 5 1 है, ये सारे किसको डिनोट कर रहे हैं, पोलोमियल को डिनोट कर रहे हैं। जैसे 5 2 किसको डिनोट करेगा, सेकंड प्रिमिटिव रूट ऑफ यूनिटी, 5 3 थर्ड प्रिमिटिव रूट ऑफ यूनिटी। जितने प्रिमिटिव रूट होंगे उनको हम लीनियर फैक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसका हमने क्या नाम दे दिया, 5d दे दिया, ठीक है। और इसने बोला भी है where the product is taken over the all the primitive dth root of unity is right in km, then degree of 5d किससे बोला जाएगा, आइलर 5 फंक्शन ऑफ d, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, कैसे सब कुछ मैंने वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है, लास्ट में तुम्हें बताऊंगा, दिखा भी दूंगा कैसे है। सिंस every mth root of unity xi is a primitive dth root of unity for some d divides m, it follow that हम उसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर मैं m को 12 ले लूं, x raised to power 12 minus 1 है, उसको मैं लिख सकता हूं x raised to power 2 minus 1। सबसे पहले तो 1 डिवाइड कर रहा है तो x minus 1, फिर 2 डिवाइड कर रहा है तो x square minus 1,
फिर 3 डिवाइड कर रहा है तो इनटू x2 माइनस 1, फिर 6 डिवाइड कर रहा है तो x6 माइनस 1। ठीक है, इस तरह हमने x रेज़ टू पावर 12 माइनस 1 है उसकी क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए। फैक्टर करें तो देखो यहाँ पे हमने चार पोलोमियल के दिखाया, तो चारों पोलोमियल है वो क्या है तुम्हारे पास, साइक्लोटोमिक पोलोमियल, यानी 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी और 6 के लिए भी। ओके, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, साइक्लोटोमिक पोलोमियल। तो द पोलोमियल 5m इज कॉल्ड द mth साइक्लोटोमिक पोलोमियल। जैसे x2 - 1 है वो सेकंड प्रिमिटिव साइक्लोटोमिक पोलोमियल है, इसी तरह अगर m होगा तो उसको हम mth साइक्लोटोमिक पोलोमियल बोलते हैं। देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, छोटी सी थ्योरम है या रिजल्ट लगा लो इसको। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर m द कोएफिशिएंट ऑफ mth साइक्लोटोमिक पोलोमियल बिलोंग टू द प्राइम सबफील्ड ऑफ m। ठीक है, in case if characteristics of f is equal to 0 and the prime field is q, then these coefficients are integers। तो तुम्हारे पास कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। ये हमने शो करना है। तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हमारे साइक्लोटोमिक पोलोमियल हो गए, उसके mth कोएफिशिएंट्स है वो किससे बिलोंग कर रहे होंगे, mth प्राइम सबफील्ड ऑफ f, उसके प्राइम सबफील्ड। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है तो प्राइम सबफील्ड क्या हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, कोएफिशिएंट किससे बिलोंग करेंगे, इंटीजर्स। तो इसका प्रूफ हम मैथमेटिकली इंडक्शन से करेंगे। तो सबसे पहले हमने m को क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो 1 मान लिया तो 5 1 क्या आ जाएगा, x - 1, और इसके जो कोएफिशिएंट है वो प्राइम फील्ड से ही हमें पता ही है। सपोज नाउ दैट रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल फैक्टर d ऑफ m सच दैट, यानी जो जो m से छोटे नंबर है उनके लिए हमारे पास रिजल्ट होल्ड करना है, और फिर m के लिए हम प्रूव कर देंगे। तो ये होता है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सपोज नाउ दैट द रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल फैक्टर ऑफ d ऑफ m सच दैट d इज स्ट्रिक्टली लेस देन m। देन अगर ऐसा है तो x रेज़ टू पावर m - 1 है, और साइक्लोटोमिक पोलोमियल हमने माना ही है, और साइक्लोटोमिक पोलोमियल को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, जो m के डिवाइजर है उतनी ही पावर, उतनी ही पोलोमियल से हम इसको ब्रेक कर दें। तो उसको मैथमेटिकली उसने लिखा है x रेज़ टू पावर m - 1 इज इक्वल टू फाई ऑफ m इनटू प्रोडक्ट ऑफ फाई d, यानी सारी पोलोमियल्स का प्रोडक्ट d ओवर d जो उसमें डिवाइड कर रही है। ओके, तो ये तो हमने कर दिया, और ये हमें पता ही है कि अगर d है वो लेस देन m है तो उसके जो कोएफिशिएंट है वो प्राइम फील्ड से आएंगे। बाय हाइपोथेसिस ऑल द फैक्टर इन द प्रोडक्ट हैव कोएफिशिएंट्स इन द प्राइम फील्ड, x रेज़ टू पावर m - 1 हैज कोएफिशिएंट इन द प्राइम फील्ड, हेंस सो डज फाई m। फाई m को ब्रेक करके लिख दिया, और फाइव को ब्रेक करके लिखा है, तो फाइव डी के सारे फैक्टर प्राइम सबफील्ड में है, तो उनकी कंपोजिशन करेंगे वो भी तुम्हारे पास किस में होंगे, प्राइम फील्ड में होंगे, और ये हमने शो करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है, ठीक है, इन केस द प्राइम फील्ड इज क्यू, एवरी फैक्टर इन द प्रोडक्ट हैज इंटीजर कोएफिशिएंट, और इंटीजर के मल्टीप्लाई इंटीजर से करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीजर ही है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 5m हैव इंटीजर कोएफिशिएंट, यही हमने शो करना था। अब देखो ये एग्जांपल 3.5.2 है, इस पे लिख लो 2 मार्क्स, और 2022 लिख लो, ये एग्जाम में आएगा। तो दोबारा बताना सर। एग्जांपल नंबर 3.5. जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना तुम्हें सर, ये 2 मार्क्स पे पूछ सकते हैं इसको। हाँ जी, कंप्यूट बाय 20, मतलब तुम्हें 20th साइक्लोटोमिक पोलोमियल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो ऊपर रिजल्ट है, डेफिनेशन है, वो यूज करेंगे। Since the divisor of 20 are 1, 2, 4, 5, 10 and 20, तो x रेज़ टू पावर 20 - 1 को हम ब्रेक करके ले सकते हैं इसकी डिवाइजर की फॉर्म में। तो सबसे पहले लीनियर पोलोमियल होगी, 1 के कोरस्पोंडिंग पे, 2 के कोरस्पोंडिंग पे, 4 के कोरस्पोंडिंग पे, 5 के, 10 के, 20 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हारे पास x रेज़ टू पावर 20 - 1 पोलोमियल आ जाएगी। और सिमिलरली अगर 10 के लिए लिखेंगे, 10 के डिवाइजर कौन से होंगे, 1, 2, 5 एंड 10, तो x रेज़ टू पावर 10 - 1 है, उसको हम लिख सकते हैं 5 1, 5 2, 5 5 एंड 5।
अब हमने क्या किया, x रेज़ टू पावर 20 - 1 है, उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 10 - 1 इनटू x रेज़ टू पावर 10 + 1। तो एक तो ये इक्वेशन है, एक नीचे वाली इक्वेशन। अभी करना पड़ेगा आपके पास 40 लाख रुपए का आप आपको ये समझ में आ गई। 1 लाख था, 1 करोड़ था, 1 करोड़ में 50,000 की प्रॉपर्टी ले ली, कितना बच गया? 50 लाख में 20% कितना बच गया? इस तरफ 5 1 से 5 1 कैंसिल, 5 2 से ट्रांसफर का मतलब है देखो क्या होती है कि आप इसको करके अपना राइट दे दिया, मतलब से का पेटेंट का आपने एसेट्स को कन्वर्ट कर दिया, यानी आपके पास एसेट्स को बिजनेस में कन्वर्ट करा दिया, जीरो को कन्वर्ट पैसा आपको अभी आपके पास बन जाएगी और पार्ट से सबको कंप्लीट कन्वर्ट कर दिया दूसरे पैसे। ये सब क्या आपके पास कैपिटल आगे समझ लो। नो डाउट है? नहीं है? ठीक है। जीरो को प्रमोट क्या होता है कि जो डिस्काउंट पे होते हैं और उसको रिडीम किया जाता है एड पर, मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई जाता। भाई जैसे 1,000 का फोन है ना, उसको आप मतलब जीसीडी तुम्हारे पास कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो उस पोलोमियल को हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव पोलोमियल बोलेंगे। जैसे मैंने बोल दिया 2 + 3x + 7x² + 9x, अगर मैंने बोल दिया तो 2 का, 3 का, 5 का, 9 का जीसीडी तुम्हारे पास कितना है, 1। तो ये पोलोमियल तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, प्रिमिटिव पोलोमियल हो जाएगी। And it should be noted that if f of x belongs to zx, we may write f of x is equal to c into f of x, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, where c is the content of 0, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। अगर तुम्हारे पास पोलोमियल किससे बिलोंग कर रही है, उसके जो कोफिशिएंट अगर वो इंटीजर से आ रहे हैं, and f1x is the primitive polynomial in zx. Now come to the next theorem. क्या है कि if a polynomial f of x belonging to zx can be expressed as a product of two polynomials over q, the rational field q तुम्हारे पास कोई rational field होती है, then it can be expressed as a product of two polynomial over zx, ठीक है। अगर तुम्हारे पास भी कोई polynomial है zx, अगर उसको तुमने ब्रेक करके लिख दिया दो polynomial की फॉर्म में, तो हम इसको z की किसी दो पोलर के ब्रेक में लिख सकते हैं, ठीक है, ओवर जेड लिख सकते हैं। यानी अगर ओवर क्यू ब्रेक हो रही है तो ओवर जेड ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। ये भी मैंने वीडियो लेक्चर में करवाया हुआ है कि कैसे हो जाएगी। तो नाउ कम टू प्रूफ ऑफ दिस। हम सबसे पहले ले लेते हैं कि ओवर क्यू है तो एफ ऑफ एक्स है वो दो पोलर में ब्रेक हो रही है। पहले पोलोमियल का नाम दे दिया हमने g1x और जो दूसरी पोलोमियल है उसका नाम दे दिया मैंने g2x। तो लेट d1 and d2 with the least common multiple of the denominator of q coefficients, ठीक है। तो हमने ओवर क्यू है तो ओवर क्यू है तो कोफिशिएंट है वो p बाय क्यू की फॉर्म में होंगे। तो मान लो सबसे पहला कोफिशिएंट है वो p बाय q1 है, दूसरा कोफिशिएंट है वो p बाय q2 है, तीसरा कोफिशिएंट है वो p बाय q3 है। तो ऐसे करके हमने क्या किया, q1 q2 एंड अप टू जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर आ रहे हैं उनका एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो
जो G1 के जो डिनोमिनेटर है उनका तो एलसीएम ले लिया हमने D1, और जो G2 के जो रैशनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट्स है उनका जो हमने एलसीएम लिया है वो D2 ले लिया। ओके, अब कोई बच्चा यहाँ से D1 को G1 से मल्टीप्लाई कर देगा और D2 को G2 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्योंकि एलसीएम है तो जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी जो टर्म बचेगी वो किसमें जो कोफिशिएंट होंगे वो इंटीजर में बच जाएंगे। तो उन जो D1 को हमने G1 से मल्टीप्लाई किया है उसको हमने नई पोलोमियल का नाम दे दिया जिसको हमने बोल दिया P1X, और जो G2 है उसको D2 से मल्टीप्लाई किया उसको पोलोमियल का नाम दे दिया हमने P2X। है आर द पोलोमियल इन ZX, क्योंकि अब हमने जो रैशनल थे, रैशनल नंबर के कोफिशिएंट को हमने जो रैशनल थे उनके डिनोमिनेटर को डिलीट कर दिया, तो अब जो हमारे पास P1X और P2X जो पोलोमियल आई है वो किसके ओवर आई है, इंटीजर के ओवर X आई है, तो उसको हमने बोल दिया पोलोमियल्स इन ZX। तो जो P1X है उसका कंटेंट हमने T1 मान लिया और जो P2 है उसका कंटेंट मैंने T2 मान लिया। तो P1X को हम कैसे लिख सकते हैं, T1 into K1X, और P2 को हम कैसे लिख सकते हैं, T2 into K2X। और जो हम अब क्लेम कर रहे हैं कि जो K1X और K2X है वो तुम्हारे पास क्या है, एक प्रिमिटिव पोलोमियल है, इसलिए जो T1 into D2 into f of x है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, T1 into T2 into K1X into K2X। अब हमने ये और शो करना है कि जो K1X into K2X है ये तुम्हारे पास के प्रिमिटिव पोलोमियल है। लेट P बी द प्राइम नंबर, P हमने कोई भी प्राइम नंबर मान लिया। K1X पोलोमियल इस टाइप की होगी जिसके कोएफिशिएंट हमने A0, A1, A2 एंड अप टू so on मान लिए, और जो K2X है वो पोलोमियल होगी इस तरह से कि इसके कोएफिशिएंट B0, B1 एंड अप टू so on ये मान are the primitive polynomial, ये individually primitive polynomial है, so each polynomial has at least one coefficient which is not divisible by p। primitive polynomial है तो इसमें से पक्का एक ऐसा ai या एक ऐसा bi ऐसा होगा जो p से डिवाइड ना हो रहा हो, तो वो जो ai है वो हमने ai मान लिया और जो b है वो हमने bj मान लिया with the first coefficient of k1 and k2x which are not divisible by p। then अगर इनकी मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करें तो x रेज टू पावर i प्लस j है उसका कोफिशिएंट किसके इक्वल होगा, जो p से डिवाइड नहीं होगा वो होगा समेशन ऑफ au bv, जो u प्लस b है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी i प्लस j। ठीक है, मतलब ये जो कोफिशिएंट है ये जो कोफिशिएंट है ये p से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये कब पॉसिबल होगा जब b है वो ना तो i के इक्वल हो और u है वो j के इक्वल ना हो, तो u प्लस v है वो तुम्हारे पास किसको हो जाएगा i प्लस j के। देन आइदर u है, अगर u है वो या तो i से लेस होगा या v है वो j से लेस होगा, and hence either au is divisible by p और bv is divisible by p। तो एक हमने ऐसा लिया है कि अगर au p से डिविजिबल है तो au into bv भी p से डिविजिबल है, और जो bv है अगर वो p से डिविजिबल है तो au into bv डिविजिबल है। Thus all the term except for ai and bj in the summation are divisible by p, and so the sum is not divisible by p। It follow that for every prime number p, K1x into K2x has at least one coefficient which is not divisible by p, which implies that अगर तुमने ऐसा मान लिया कि एक प्राइम नंबर ऐसा है, जब एक भी अगर नंबर ऐसा है जो p से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उनका जीसीडी तुम्हारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, और जीसीडी अगर कोएफिशिएंट का 1 के इक्वल आ जाता है तो उस पोलोमियल को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव पोलोमियल बोलते हैं। ठीक है, यही इसमें लिखा है। Thus T1 and T2 is the content of D1 D2 f of x, however D1 into D2 is a divisor of content this, hence T1 into T2 by D1 into D2 is an integer। ठीक है, ये हमने ऐसे कंस्ट्रक्शन कर रखी है कि तुम्हारे पास T1 T2 को अगर D1 D2 से डिवाइड करेंगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक इंटीजर आ जाएगा। ओके, नाउ करोलरी क्या बोल रही है इसकी, कि अगर कोई पोलोमियल है f of x अगर वो qx है और वो मोनिक है, मोनिक पोलोमियल वो होती है जिसका जो हाईएस्ट लीडिंग टर्म होती है उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, तो अगर ऐसी कोई पोलोमियल है तो उसको x रेज़ टू पावर m-1 डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पोलोमियल है वो किसके ओवर हो जाएगी, zx के ओवर हो जाएगी। ओके, now come to the next definition। If f of x is equal to lambda naught plus lambda 1x plus lambda 2x square plus up to so on plus lambda n x raised to power n belong to f of x, and k is any positive integer, then we denoted by fkx by the polynomial s। ठीक है, fkx polynomial वो होगी अगर मैं x को किससे रिप्लेस कर दूं, x की पावर से। ठीक है, यानी f2x निकालना है तो जहां जहां x है वहां पे x स्क्वायर लिख दो, अगर f3x निकालना है तो जहां जहां x है वहां x रेज़ टू पावर 3 लिख दो, f4x निकालना है तो जहां जहां x है वहां पे x की पावर 4 लिख दो,
तो इस तरह से हमने एफ के एक्स पोलोमियल डिफाइन कर दी। ठीक है, अब जो दो थ्योरम है विदाउट प्रूफ है, प्रूफ इनका हम ऑलरेडी कर चुके। जो पहली थ्योरम है वो क्या बोलती है कि लेट एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू जेड एक्स डिवाइड्स एक्स रेज़ टू पावर m minus 1 एंड k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट जीसीडी ऑफ k है वो तुम्हारे पास 1। तो f ऑफ x है वो डिवाइड करेगी f के x को। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके कल, थ्योरम उसका ही पार्ट है। और जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या बोलती है कि लेट km बी ए स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ km ओवर q देन g ऑफ km ओवर q किसके समान हो जाएगा r है। ठीक है, ये हम कल कर चुके, ये कर सकते। ओके, और करोलरी क्या बोलती है कि द साइक्लोटोमिक पोलोमियल्स phi m are all irreducible in qx। तो सारी सारी पोलोमियल है जो हमारे पास क्या आ जाएगी irreducible, यानी साइक्लोटोमिक पोलोमियल क्या होती है irreducible होती है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरम, साइक्लिक एक्सटेंशन एंड इट्स थ्योरम। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं साइक्लिक एक्सटेंशन क्या होती है कि लेट f बी ए फील्ड आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ए फाइनाइट, अब फाइनाइट पे बोल रहा है, एक फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन k of f is said to be cyclic extension of f if is Galois group with cyclic। ठीक है, Galois group cyclic है, मतलब Galois group एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा था। तो ये तुम्हारे पास क्या है, रिजल्ट है। और हम मान के चलेंगे जो f है वो किसके अंदर कंटेन है, k के अंदर कंटेन है। तो देखो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है बच्चों। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले मान तो थ्योरम कहते हैं साइक्लिक एक्सटेंशन। आगे समझ में, साइक्लिक एक्सटेंशन अगर उसका जो ग्लोइस ग्रुप है अगर वो सिंगल मैपिंग से जनरेट हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, साइक्लिक, यानी के को हम क्या बोल देंगे, साइक्लिक एक्सटेंशन बोल देंगे अगर उसका ग्लोइस ग्रुप ये ओवरलैप साइक्लिक होगा। तो कम टू द थ्योरम, थ्योरम जो हमने लास्ट यूनिट में ट्रेस और सम एंड ट्रेस पढ़े थे, नॉर्म्स एंड ट्रेस, उसका रिजल्ट है ये कि लेट के बी ए साइक्लिक एक्सटेंशन ऑफ ए सबफील्ड एफ। तो साइक्लिक एक्सटेंशन है तो उसका जो क्लोज ग्रुप है वो सिंगल मैपिंग से जनरेट हो रहा है। इफ x बिलोंगिंग टू k देन n ऑफ k ओवर fx है वो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 1। और जो n k ओवर fx है ये तुम्हारे पास होती है k ओवर f की नॉर्म्स, नॉर्म्स 1 के इक्वल हो जाएगी और ट्रेस है वो 0 हो जाएगा। एंड सच दैट नॉर्म्स 1 के इक्वल x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, y अपॉन टो ऑफ y। और जो ट्रेस है वो 0 कब हो जाएगा, जब x है वो z माइनस टो ऑफ z के इक्वल हो जाएगा। और जो y और z एलिमेंट है ये k के कोई एलिमेंट है। ठीक है, ये हमने शो करना है। तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि जो साइक्लिक जो एक्सटेंशन है वो साइक्लिक है और हम ये दिखा देंगे कि उसका नॉर्म 1 है और ट्रेस 0। फिर हम मान के चलेंगे कि नॉर्म 1 ट्रेस 0 है और उसको क्या दिखा देंगे, साइक्लिक। तो कम टू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, सिंस k is a finite extension of f, अगर k उसकी finite extension है तो over f k की डिग्री क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। और ये आइसोमॉर्फिक होते हैं तो क्लोज ग्रुप है उसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। और अगर इसकी डिग्री n है और हमने मानना हुआ है कि क्लोज ग्रुप सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो उसकी पावर n करेंगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। ओके, अब हमने मान लिया कि अगर x पे k का एलिमेंट है वो किस टाइप का होगा, y अपॉन टू ऑफ y के इक्वल होगा। तो नॉर्म क्या होती है, नॉर्म होती है सारे एलिमेंट्स पे मैपिंग लगा दे, किसी भी एलिमेंट्स की नॉर्म निकालनी है तो उस पे सारी मैपिंग अप्लाई कर दो जितने क्लोज ग्रुप में है और उनकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहां से करेंगे हम, तो यहां से हमने कर दिया तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा नॉर्म ऑफ k ओवर f ऑफ x इज इक्वल टू i ऑफ x टू ऑफ x टू स्क्वायर x एंड अप टू सो ऑन टू रेज टू पावर n minus 1 x। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दी यहां से, तो यहां से कुछ वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो तुम्हारे पास जो नॉर्म है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। ओके, कैंसिल आउट होते चले जाएंगे, टो स्क्वायर y से टो स्क्वायर y, टो y से टो y एंड अप टू सो ऑन लास्ट में तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और यही हमने शो करना था कि अगर x है वो y अपॉन टू y के इक्वल है तो नॉर्म 1 हो जाएगी। और इसी तरह हम ट्रेस कर देंगे, मान लो x एलिमेंट है वो z माइनस टू ऑफ z के इक्वल है तो इसका ट्रेस लेके चलेंगे, ट्रेस में सम होता है, नॉर्म में प्रोडक्ट होती है, तो ट्रेस में हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो i ऑफ x प्लस टू ऑफ x प्लस टू एंड अप टू सो, यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे से, यानी जितनी टर्म है सारी कैंसिल हो जाएगी और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने मान लिया कि अगर x इस टाइप का एलिमेंट है तो उसका नॉर्म 1 हो जाएगी और अगर x इस टाइप का एलिमेंट है z माइनस टू ऑफ z तो उसका ट्रेस 0 हो जाएगा। और अब कन्वर्सली मान के चलते हैं
कि जो नॉर्म है वो तो 1 के इक्वल है, ट्रेस और ट्रेस है वो 0 है, और हम ये दिखा देंगे कि जो मैपिंग है वो साइक्लिक है। तो हम मान के चले हैं कन्वर्सली सपोज दैट नॉर्म है वो 1 के इक्वल है, देन x इज क्लियरली नॉन जीरो एंड सो इनवर्टिबल। ठीक है, अगर ये 1 के इक्वल है तो x तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, नॉन जीरो हो जाएगा। नॉन जीरो हो जाएगा तो x का इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, टो ऑफ x। ठीक है, तो और i ऑफ x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। तो हमने इसलिए लिखा नहीं, मैं बता रहा हूँ, i ऑफ x है उसको x के इक्वल लिख दो, और जो x को छोड़ के जितने भी टर्म है बाकी को इस तरफ लेके चले जाओ, तो जो x का इनवर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, टो ऑफ x, टो ऑफ स्क्वायर x एंड अप टू सो ऑन टो रेज़ टू द पावर n-1 x। नेक्स्ट, सिंस द सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जो कॉम्बिनेशन है तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नॉन जीरो जाएगा। तो नॉन जीरो जाएगा तो ये मैपिंग क्या हो जाएगी, नॉन जीरो मैपिंग हो जाएगी। ठीक है, दैट इज टू से दैट देयर इज एन एलिमेंट t ऑफ k सच दैट t इस पे अप्लाई करो तो तुम्हारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू y हमने मान लिया t प्लस x ऑफ टो ऑफ t प्लस x ऑफ टो ऑफ x t स्क्वायर टो स्क्वायर t एंड अप टू सो। दोनों तरफ मैपिंग ले ली, टो मैपिंग ले ली हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा टो ऑफ y इज इक्वल टू टो ऑफ t प्लस टो ऑफ x इनटू टो ऑफ स्क्वायर t एंड अप टू सो ऑन। अब x को इसमें, अब देखो यहाँ पे है और ऊपर हमने x इनवर्स मानना हुआ है, y मानना हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे x इनवर्स की मल्टीप्लाई y से करूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, टो ऑफ y के इक्वल आ जाएगा। यानी टो ऑफ y किसके इक्वल हो जाएगा, x इनवर्स y के इक्वल। और यहाँ से मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन टो ऑफ y। ठीक है, तो हमने यहाँ कर दिया कि अगर नॉर्म 1 है तो x एलिमेंट इस टाइप का होगा। और सिमिलर वे से हम ये शो कर देंगे कि ट्रेस 0 है तो x एलिमेंट किस टाइप का होगा, z माइनस टो ऑफ zx के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम ट्रेस लेके चले हैं, तो ट्रेस हमने ले लिया, ट्रेस तो ट्रेस हम नीचे मान के चले हैं s k ओवर f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस टो ऑफ x प्लस टो स्क्वायर x प्लस अप टू सो ऑन प्लस टो ऑफ n-1 x। ठीक है, देन ऑफ कोर्स अगर ये मैपिंग 0 है तो यहाँ से तुम्हारे पास x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले गए, तो टो ऑफ x प्लस टो स्क्वायर x प्लस अप टू सो ऑन टो रेज़ टू पावर n-1 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -x। सिंस जो जो ट्रेस है वो s ऑफ k ओवर x को 0 मैपिंग नहीं है, 0 मैप नहीं है, तो इसमें एलिमेंट हम t ले लेते हैं, लेट t भी एलिमेंट ऑफ k। z के इक्वल हो जाएगा, और ये हमने शो करना था, ये था इसका कन्वर्स लिखा। अब देखो कोई भी रिंग होती है उसका हमें नॉर्मलाइजर पता ही है, नॉर्मलाइजर क्या होती है, नॉर्मलाइजर किसी भी रिंग के वो एलिमेंट होते हैं जो रिंग के दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करे, कम्यूट करते। वो डेफिनेशन दी हुई है कि लेट a be any element of a divisional ring D, then the normalizer of A in D is a set of any consisting of element of D which commute with N। अगर हमने एक एलिमेंट को नॉर्मलाइज करना है तो D के या रिंग के या ग्रुप के बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो उसके साथ कम्यूट करेंगे। ठीक है, तो उसने लिखा हुआ है सो n belonging to Na if and only if an is equal to Na, ये इसने दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज क्या है, let D be a division ring, then the center Z of D is a subfield of D and the normalizer of each element of D is a division ring of D including in D। ये हमने करवाया हुआ है। नेक्स्ट है वार्डरमन-आर्टिन थ्योरम। ठीक है, सॉरी वार्डरमन थ्योरम, कि अगर कोई फाइनाइट डिवीजन रिंग है तो वो क्या बन जाएगी, एक फील्ड बन जाएगी। ठीक है, इसका प्रूफ आप खुद करोगे, इसका प्रूफ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिजाइन फील्ड ऑफ ऑर्डर 27, 16, 25, 49। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, इसकी मैं वीडियो लेक्चर भेज दूंगा अभी क्लास के बाद, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, और कंप्यूट 530 जैसे हमने आज 520 किया था वैसे ही आप 530 भी कर सकते हो। ठीक है,
तो ये एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें थ्योरम जो भी मैंने लास्ट करवाई है ये एग्जाम में आ सकती है और एक एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, जो आज करवाया होगा। और इसी के साथ जो यूनिट 3 है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। और जो कल करेंगे हम 4th यूनिट रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, 2-3 थ्योरम है वो आती है एग्जाम। ओके, 2-3 पेज की थ्योरम एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स। ओके सर। Excuse me, sir. Excuse me, sir. हाँ जी, सर आप 15 मिनट पहले जो मैसेज डालते हैं उसके अकॉर्डिंग आप 15 मिनट पहले छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? 15 मिनट पहले क्लास लीव कर देते हैं हाँ हाँ टाइम से, और टाइम से 15 मिनट पहले आप ज्वाइन करवा लेते हो। हाँ हाँ। सर प्लीज एक रिक्वेस्ट है, ऐसे मत करो। 8 बजे का टाइम है, कई बच्चों को काम भी होता है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लास थोड़े स्टार्ट करता हूँ 8 बजे। नहीं, आज मेरा ज्वाइन नहीं हो पा रहा था इसलिए। मैं क्लास थोड़े स्टार्ट करता हूँ, मैं क्लास तो 8:05 पे स्टार्ट करता हूँ। मैं 8:07 पे ज्वाइन करने लगी थी, तो 8:15 पे भी 19 पे भी मेरा ज्वाइन नहीं किया गया था। मेरे को ज्वाइन नहीं किया गया था आपने। ऑटोमेटिक ज्वाइन है, मैं ज्वाइन नहीं करवाता, ठीक है, ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे। मैंने 2 कॉल्स किए तब ज्वाइन हुआ है सर, उसके बाद। वो कनेक्शन वीक होगा इसलिए होता है, वरना मैं किसी को ज्वाइन नहीं करवाता, ऑटोमेटिक ज्वाइन है। सर कल इसी टाइम क्लास है। सर टाइम पे ही ले लिया करो, टाइम पे छोड़ दिया करो सर प्लीज। मैं टाइम पे ही लेता हूँ, टाइम पे ही छोड़ता हूँ, ना मैं पहले पढ़ाता ना मैं बाद में पढ़ाता। एक्सक्यूज मी सर, इसी 5 टाइम मिनट पे पे क्लास स्टार्ट है करता कल। ओके सर। हूँ। हाँ जी। ओके बच्चों, आज हमारे लेक्चर से रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर है वो मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। कल भी इसी टाइम रहेगी क्लास, इवनिंग में, ठीक है। इससे रिलेटेड जो लेक्चर है बोर्ड पे रिकॉर्ड करके मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये तो करूंगा ही रिकॉर्डिंग, किसी को नहीं समझ में आया तो वो भी कर दूंगा मैं, ठीक है। ओके। सर सैटरडे सबमिट कर सकते हैं फाइल असाइनमेंट मतलब। क्या बोल रहे हो? हेलो सर। हाँ जी, सैटरडे को संडे को छोड़ के असाइनमेंट कभी भी सैटरडे को सबमिट कर सकते। हाँ कर सकते हैं। लिंक कर दे सर क्लास। सर असाइनमेंट एमडीयू में जमा करवा के जाना पड़ेगा। हाँ जी, लास्ट डेट कितनी है सर? 22। ठीक है सर, ओके। Due to Sunday on 22, it's week 23 last date.
22 को संडे है, इसलिए 23 तक करवा सकते हैं। सर अगर किसी रीजन से असाइनमेंट सबमिट नहीं करा पाए तो करवा दो, ऐसा भी क्या रीजन होगा, कोई तो करवा ही सकता है। एक्चुअली सर मेरी ये बिल्कुल प्रेगनेंसी चल रही है और मैं लास्ट उस पे तो हूँ। कोई और करवा सकता तो है, आपको जाना जरूरी थोड़े है। नहीं सर, बनाने के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है ना घर में कि कोई बना दे या लिख दे। क्यों, बना तो सकते ही हो आप, बनाने में क्या प्रॉब्लम। सर मतलब फिर आगे ऐसे नहीं है कि अगले सेमेस्टर में हम सबमिट करा सकते नहीं, मार्क्स तो अभी लगेंगे ना इनके, सेमेस्टर है तो अगले सेमेस्टर क्या फायदा उसका। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके। सर ने लेफ्ट कर दिया शायद। स्पीड पोस्ट का ऑप्शन नहीं है क्या? स्पीड पोस्ट करते यहाँ पे एमडीयू में एड्रेस पे। स्पीड को का ऑप्शन है पर टाइम से पहले पहुंचना